नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर रात 8 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने रिजिजू से पूछा, क्या छात्रों पर बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए? पुणे छात्रों की गूंज पर बीजेपी का एक्शन। सुप्रिया श्रीनेत बोली, युवाओं से क्यों डरती है सरकार? सीजेपी ने सरकार से कहा, देरी की रणनीति वाला खेल हमसे ना खेलें, यह बर्दाश्त नहीं। आशुतोष शांका का आरोप, बीजेपी नेताओं की धमकी के बाद कोलकाता में सीजेपी मीटिंग रद्द। ईरान के जलमार्ग बंद रखने पर ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का नया इलाका घोषित किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के दिल्ली पुलिस की तारीफ करने वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। राहुल ने कहा कि मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूँ। हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और दिखने पर मानते नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जंतर मंतर पर हुए युवाओं के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तारीफ की है। रिजिजू ने कहा कि इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और किसी प्रदर्शनकारी की हड्डी नहीं टूटी। उन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे। रिजिजू के मुताबिक आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी समेत कई संगठनों के लोगों ने प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शनकारी जबरन संसद की ओर बढ़ने लगे तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के शासनकाल में हुए प्रदर्शनों का भी जिक्र किया और कहा कि उस दौरान कई आंदोलनों में मौतें हुई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की। हालांकि पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार और गृह मंत्रालय की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोटा, देहरादून और प्रयागराज में कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने जगह बदलने, अनुमति रद्द करने और कथित तौर पर व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। श्रीनेत के मुताबिक अब पुणे में 22 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम से पहले 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर 14 दिन का प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी युवाओं और राहुल गांधी से इतना डरती क्यों है। श्रीनेत ने दावा किया कि जितनी अड़चनें पैदा की जाएंगी, प्रोग्राम उतना ही सफल होगा। उन्होंने कहा कि इस बार का प्रोग्राम सिर्फ लड़कियों के लिए है, ना रुकेंगी, ना झुकेंगी, ना थमेंगी। याद है ना लड़कियों की सौगात 56 इंच। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि युवा किसी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुनवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की एफआईआर रद्द करने की बात तो मान रही है, लेकिन जरूरी कार्रवाई में देरी कर रही है। सौरभ दास ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में हाँ बोल रहे हैं और कोर्ट जब मांग रहा है कि एफआईआर की लिस्ट दीजिए जो हमें खत्म करनी है, तो आप वो लिस्ट क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर रद्द होनी चाहिए। यह कैसे किया जाए, माननीय न्यायाधीश तय कर सकते हैं। साथ ही प्रदर्शनों में घुसपैठ करने वाले असामाजिक तत्वों की जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर पिछली सुनवाई कई दिन पहले हुई थी, आज फिर वही स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूं, मंशा सही नहीं है। उन लोगों ने करीब 2800 अपराधियों की पहचान की है। उनके खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन इस स्टूडेंट का प्रदर्शनकारियों का जो मुद्दा है वो एफआईआर से जुड़ा है। आप कोर्ट में हाँ बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्शन लेना है उस पर हिचक रहे हैं, तो आपकी मंशा नहीं दिखती है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे साथ देर करने वाली रणनीति मत खेलिए। अगर ऐसे लोगों यानी पहले से गंभीर अपराध में शामिल लोगों ने प्रदर्शन में शामिल होकर कोई अपराध किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन इसकी आड़ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती
और प्रदर्शनकारियों की हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और एक रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। समिति पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग, महिला प्रदर्शनकारियों के कथित यौन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और अन्य घटनाओं की तथ्यात्मक जांच करेगी। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन, सर्विलांस और प्रिवेसी से जुड़े संवैधानिक सवालों पर सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगा। अदालत ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल पर भी विचार करने का संकेत दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में बल प्रयोग को जरूरी बताया था और कहा था कि 30,000 प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान करीब 240 पुलिसकर्मी और 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मंशा जताई है। पिछले महीने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के खिलाफ देश भर में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। हालांकि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले और प्रदर्शन में कथित तौर पर घुसपैठ करने वाले लोगों के खिलाफ मामले रद्द नहीं किए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हत्या, रेप और अपहरण जैसे गंभीर मामलों से जुड़े 2873 लोगों को छोड़कर बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द की जा सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया है कि कोलकाता में पार्टी की मीटिंग धमकियों की वजह से रद्द करनी पड़ी। रांका के मुताबिक भारत सभा हॉल के मालिकों को बीजेपी नेताओं से धमकियां मिली। उन्होंने यह भी दावा किया कि 6 अन्य हॉल ने राज्य सरकार के दबाव का हवाला देकर बुकिंग देने से इनकार कर दिया। रांका ने कहा कि सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान जारी रहेगा। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में प्रतियोगी छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू होने के कुछ घंटों बाद बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने टीआरई 4.0 की भर्ती अधिसूचना जारी कर दी। आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 32,388 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में उम्मीदवारों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से जुलाई में किए गए भर्ती के वादे को पूरा करने की मांग की थी। छात्रों ने 5 दिन में नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर बिहार विधानसभा के घेराव की चेतावनी भी दी थी। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ। चिराग पासवान ने भर्ती के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ पहला कदम है। वे पारदर्शी भर्ती, एक चरण में परीक्षा और अन्य लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग पर कायम है। कांग्रेस ने 2027 की जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जातीय जनगणना को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केंद्र के हलफनामे का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब सरकार ने जातियों की पहचान के लिए व्यवस्थित रजिस्ट्री और ड्रॉप डाउन मेन्यू की जरूरत मानी थी, तो 2027 की जनगणना में यह व्यवस्था क्यों नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि इससे अलग अलग जातियों के नाम और वर्तनी दर्ज करने में गड़बड़ी हो सकती है। जातीय जनगणना में अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू होता तो उसमें सरकार द्वारा घोषित आधिकारिक जाति और समुदाय के नाम पहले से मौजूद होते। व्यक्ति उसी मेन्यू से अपनी जाति या समुदाय का चयन कर सकता था। स्वतंत्र रूप से उत्तर टाइप करने या लिखने की बजाय मेन्यू से एंट्री का खुद चयन आसानी से कर सकते थे। पार्टी ने ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बिहार और तेलंगाना के जाति सर्वे में ड्रॉप डाउन मेन्यू का इस्तेमाल किया गया था। वहीं योगेंद्र यादव ने भी व्यवस्था हटाए जाने पर सवाल उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि इससे जातीय आंकड़ों की सटीकता और उपयोगिता प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया कंटेंट हटाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से जुलाई 2026 के बीच सरकार और एजेंसियों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजे हैं। इनमें करीब 1 लाख आदेश इंस्टाग्राम, 80,000 फेसबुक और 15,000 यूट्यूब से जुड़े बताए गए हैं। इसके मुकाबले अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के पूरे साल में 19 प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ 2,312 आदेश भेजे गए थे। कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया सेंसरशिप बताते हुए मोदी सरकार पर जेनजी की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार पर निशाना साधा। रिपोर्ट के मुताबिक छात्र आंदोलन, एथेनॉल नीति, पश्चिम बंगाल चुनाव और डीप फेक से जुड़े कंटेंट पर कार्रवाई हुई। मेटा ने सरकारी निर्देशों पर तेजी से कार्रवाई के लिए सहयोग पोर्टल से सिस्टम जोड़ा है।
सरकार की ओर से रिपोर्ट पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान के साथ तनाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट किया जिसमें होर्मुज को अमेरिका का नया इलाका बताया गया। उन्होंने दावा किया कि नाकेबंदी के जरिए अमेरिका का इस रणनीतिक जलमार्ग पर पूरा नियंत्रण है। ट्रंप पहले भी इसे अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कह चुके हैं। वहीं ईरान ने साफ किया है कि जब तक अमेरिका कथित अंतरिम समझौते के वादे पूरे नहीं करता, तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य से सामान्य व्यावसायिक आवाजाही बहाल नहीं होगी। ईरान अमेरिका से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, तेल प्रतिबंध खत्म करने और विदेशों में रोकी गई ईरानी संपत्ति वापस करने की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनने और भूख हड़ताल खत्म होने पर खुशी जताई है। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि छात्रों ने संयम के साथ अपनी बात रखी और यही लोकतांत्रिक तरीका है। राहुल के मुताबिक जब छात्र सवाल पूछें तो सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के हर छात्र के साथ खड़ी है और शिक्षा व भर्ती व्यवस्था में मौजूद वसूली तंत्र को बदलने के लिए संघर्ष करेगी ताकि छात्रों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी 14 और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया था। हालांकि आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर विवाद सोमवार को भी जारी रहा। गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत के केवल पहले ही 2 पद गाए गए। कांग्रेस ने अपने फैसले के समर्थन में 1937 के उस प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की सिफारिश के बाद पहले 2 पद गाने की बात कही गई थी। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोवा में खड़गे के काफिले को रोकने की कोशिश की और कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत का अनादर करने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। यह विवाद संसद में पारित उस कानून के बाद और बढ़ा है जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समकक्ष दर्जा और पूर्ण गायन को अनिवार्य करने का प्रावधान बताया गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। उन्हें 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक अस्पताल में रखा जाएगा। 3 सदस्यीय बेंच ने इमरान खान के अस्पताल में भर्ती कराने की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अदियाला जेल के अधीक्षक को अवमानना का नोटिस भी जारी किया। साथ ही इमरान खान की सेहत से जुड़ा पूरा मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अधिकारियों को हर हफ्ते इमरान की उनके परिवार से मुलाकात सुनिश्चित करने को भी कहा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों और मुलाकातों का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा है। इमरान के सलाहकार जुल्फी बुखारी ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि बेहतर होता यह फैसला पहले लिया जाता। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.